स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद रशीद, योर न्यू बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्स चेंज हो चुका है। आप बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स सभी सब्जेक्ट का उन्होंने क्या किया, कोर्स तकरीबन चेंज कर दिया है। ठीक है, तो जैसे बाकी सब्जेक्ट का भी उन्होंने कोर्स चेंज किया तो बायो का भी चेंज हुआ है। तो बेटा, आज हम अपना लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम एक्चुअल में उसी कोर्स की डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि एक्चुअल में जो चेंजेस किए गए हैं वो क्या हैं, और जो नया सिलेबस आया है एक्चुअल में वो क्या क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं। ठीक है, उनमें कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स उसमें से न्यू ऐड किए गए हैं उसमें, और कौन सी चीज़ें हैं जो उन्होंने वहाँ से रिमूव की हुई हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई हमारा टॉपिक वाइज नहीं होगा, इसमें जस्ट हम बुक की डिस्क्रिप्शन देखेंगे, हम कोर्स की डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं चैप्टर में, कौन कौन से चैप्टर्स हैं बुक में, ये सारा आज हम उसको डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट हम फर्दर अपना चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, अपने लेक्चर की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 9th की इस न्यू बुक के अंदर जो टोटल चैप्टर्स हैं वो एक्चुअल में हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, पुरानी बुक में जो हमारे पास 9 चैप्टर्स थे, इसमें 2 चैप्टर्स न्यू ऐड किए गए हैं, इस वजह से अब 11 चैप्टर्स हैं हमारे पास टोटल। ठीक है, अब हम चलते हैं उन 11 चैप्टर्स की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास बेटा, वो है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है इसका वो है साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करने के एबल हो जाएंगे। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट स्टेप हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास हम बायो को एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअल में कि हमारे पास बायोलॉजी के, ठीक है, कि बायो किस टाइप की साइंस है। ठीक है, एक्चुअल में द साइंस ऑफ बायोलॉजी में यही है कि जैसे आप 8th क्लास में आप लोगों ने साइंस पढ़ी, फिर उसको डिवाइड किया गया डिफरेंट पार्ट्स में, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, उसी में से एक साइंस है जिसका नाम बायोलॉजी है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा एक्चुअल में ये उस बायो के अकॉर्डिंग है, ये बायोलॉजी की साइंस है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअल में बायोलॉजी को पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे कि बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेज होंगी। ठीक है, बायोलॉजी की ब्रांचेज होंगी, जैसे कि साइंस की ब्रांचेज बन गई आगे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ऐसे ही हमारे पास बायो को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको फर्दर जब डीपली इसको स्टडी करते हैं तो बायो भी बहुत सी डिफरेंट टाइप की आगे हमें मिलेगी। ठीक है, उसमें हमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे साइंस में मिली है, वैसे बायो में डिफरेंट टाइप की बायोलॉजी हमें मिल जाएंगी। माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह की डिफरेंट हमें बायोलॉजी की भी ब्रांचेज मिल जाती हैं। सबसे फर्स्ट तो हम ये इसमें करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, बायो केमिस्ट्री के साथ कैसे रिलेट कर रही है, बायो फिजिक्स के साथ कैसे रिलेट कर रही है, बायो मैथमेटिक्स के साथ कैसे रिलेट करेगी। तो ये सारा हम, क्योंकि बायो अकेले ही बायो का सब्जेक्ट सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सारी ही स्टडी सिर्फ बायो में रह के नहीं की जा सकती, हमें उसके साथ केमिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, कुछ हद तक हमें साथ में फिजिक्स के भी रूल्स को अप्लाई करना पड़ता है, हमें मैथमेटिक्स के भी रूल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हमें जियोग्राफी भी चाहिए होगी, कंप्यूटर भी चाहिए होगा। ठीक है, तो इसमें हम वो भी स्टडी करेंगे कि बायो के साथ जो बाकी साइंसेस आ जाती हैं वो किस तरह से इसकी हेल्प कर रही होती हैं, क्या रिलेशन है बायो का दूसरी साइंसेस के साथ। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें क्या करेंगे, हम करियर्स देखेंगे। स्टूडेंट्स, बायो पढ़ने के बाद एक्चुअल में हम किन किन करियर्स में जा सकते हैं, हम कौन सा करियर अपना बना सकते हैं, किस फील्ड में बना सकते हैं। तो एक्चुअल में हम इसमें देखेंगे कि हम बायो पढ़ने के बाद आपको पता है कि आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप एनिमल साइंसेज में जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो हम बायो को पढ़ने के बाद किसी भी एक करियर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा होगा कि आप किस तरह का एक्चुअल में क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, मेडिकल के किस फील्ड में आप एक्चुअल में जाना चाह रहे होंगे। तो ये बायो पढ़ने के बाद हम उसमें देखेंगे बहुत से करियर्स भी होंगे जिनको हम फर्दर फ्यूचर में फॉलो कर सकते हैं, उसी में फिर हम अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा इसमें हम और क्या स्टडी करेंगे, हम इसमें साइंटिफिक मेथड को भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन साइंसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड हम यूज करेंगे, उसको हम फिर बोलते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड है। तो यहाँ पे हम बायो पढ़ रहे हैं तो हम एक्चुअल में देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होंगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
उनको सोल्व करने के लिए हम मेथड पढ़ेंगे जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड बोलेंगे, वो भी एक साइंटिफिक मेथड की टाइप होगी। ठीक है, तो ये 4 चीजें हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है स्टूडेंट्स, वो है बायोडायवर्सिटी के नाम पे। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है बायोडायवर्सिटी। ठीक है, बायोडायवर्सिटी एक्चुअल में बायोडायवर्सिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? बायोडायवर्सिटी हमारे पास, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी मीन होता है वैरायटी। ऑल ओवर द अर्थ, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मौजूद हैं उन सभी की वैरायटीज, उनमें कितनी कितनी टाइप के आपके पास ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उन सभी को हम बायोडायवर्सिटी में स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को हम क्या करते हैं, बायोडायवर्सिटी में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? यहां पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का मतलब हम उनको ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ठीक है, जिनमें से बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका साइंटिस्ट के पास डाटा आ चुका है। अब देखिए उन सभी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना था। उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए कोई मेथड चाहिए था। उस मेथड को हम बोलते हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासेस में, ग्रुप्स में डिवाइड करने का जो मेथड है उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। वो हम बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2 है हमारा। ठीक है, इसमें हम इसके अलावा हम क्या पढ़ सकते हैं? स्टेटस ऑफ वायरसेस पढ़ेंगे हम। स्टेटस ऑफ वायरसेस, वायरस भी हमारे पास एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इन बिटवीन है, ना वो लिविंग में काउंट किया जा रहा है ना वो नॉन लिविंग में काउंट किया जा रहा होता है। ठीक है, इसकी फर्दर हम डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि ये ना जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है तब तो ये अलाइव है, जिंदा रहता है, लेकिन जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर चला जाता है तो इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से ना इसका भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम इसको किस ग्रुप में एडजस्ट करें। इसी वजह से इसका एक अलग से टॉपिक उन्होंने बना के हम इसको दिया हुआ है कि हम वायरसेस को किस कैटेगरी में काउंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा हम इसमें और क्या चीज डिस्कस करेंगे? एक और इंपॉर्टेंट चीज, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ये, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम करते हैं ये कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने बात की कि जो डिस्कवर किए जा चुके हैं, जो साइंटिस्ट ने क्या किए, डिस्कवर किए हुए हैं, ठीक है, वो अबाउट 2 मिलियन जो है हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका डाटा हम इकट्ठा कर चुके हैं। उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ना नेमिंग की गई है, हर एक ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। जैसे ह्यूमन को भी नाम दिया गया है, ठीक है, होमोसेपियंस के नाम का, अनियन आप देखेंगे एलियम सीपा के नाम से है। इस तरह से ऑर्गेनिजम्स जितने भी है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई फंगस हो, उन सभी को साइंटिफिक नेमिंग का जो प्रोसेस होता है उसको बेटा हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इस चैप्टर में बायोडायवर्सिटी में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। चैप्टर 3 में बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे? चैप्टर 3 का एक्चुअल में जो नाम है वो है दिस सेल। चैप्टर 3 हमारे पास सेल, सेल के नाम से बेटा। ठीक है, अब दिस सेल कॉमन सी टर्म है बेटा, आप लोगों ने सुनी होगी, 8-7 क्लासेस में भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के ऊपर हैं सभी किससे मिलके बने होते हैं? सभी बेटा सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी में इस वक्त मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, कोई भी प्लांट की बॉडी को लेंगे, मिलियन ऑफ सेल्स मौजूद है। तो एक्चुअल में वो सेल क्या है, जहां से लाइफ स्टार्ट हुई है, उसी को फिर हम क्या करेंगे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में सेल क्या है हमारे पास। ठीक है, सेल हमारे पास, इसमें हम स्टडी करेंगे सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। जाहिर सी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर सेल से मिलकर बनी हुई है तो हमें पहले उस सेल का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए।
सेल के स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा, ये वो सारी चीजें हैं बेटा जो हम सेल के स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा इन्होंने जो इस दफा ऐड किया है वो है सेल डिफरेंशिएशन का। सेल डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा, सेल डिफरेंशिएशन ये होती है कि जब एक लाइफ स्टार्ट होती है ना, एक सेल था, जस्ट एक सेल था, उससे आगे मिलियन ऑफ सेल्स बने हैं हमारे पास। अब देखें हमारी स्किन के सेल्स अलग हैं, हमारे हार्ट के सेल्स अलग हैं, हमारे किडनीज के सेल्स का अलग फंक्शन है। तो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि हमारे पास सेल, एक ही सेल से डिफरेंट टाइप के सेल्स कैसे बन गए और कैसे वो अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो सेल डिफरेंशिएशन के अंदर हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड किया है स्टेम सेल के नाम से। स्टेम सेल के नाम से उन्होंने एक और इसमें टॉपिक ऐड किया है जो कि पहले नहीं था। स्टेम सेल और ये सेल डिफरेंशिएशन के टॉपिक बेटा नए ऐड किए गए हैं। इसमें स्टेम सेल क्या है, जैसे कि अभी मैंने बात की कि कोई भी लाइफ है ना वो एक सेल से स्टार्ट होती है, ठीक है। एक सेल से स्टार्ट हो रही है, उस एक सेल को जहां से स्टार्ट हुई थी जो वो हमारे पास एक स्टेम सेल होता है, ठीक है। आगे स्टेम सेल्स ही डिवाइड होके डिफरेंट टाइप के हमारे पास सेल्स बना देते हैं। कोई हमारे पास किडनी के सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई हमारे पास हार्ट के सेल्स होंगे, कोई स्किन के सेल्स होंगे। तो वो एक्चुअल में जो सेल्स बने थे ना बेटा, स्टार्ट उनका स्टेम सेल से हुआ था, ठीक है। तो इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम ये 3 मेजर टॉपिक कवर करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल डिफरेंशिएशन क्या होती है और हमारे पास स्टेम सेल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने चैप्टर 4 की तरफ। बेटा चैप्टर 4 भी सेल के ही अकॉर्डिंग है, सेल के लिए ही है। उसका नाम है जी सेल साइकिल। सेल साइकिल के नाम पे बेटा ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है। सेल साइकिल मीन कि एक सेल से मिलियन ऑफ सेल्स कैसे बॉडी में बन चुके हैं, ठीक है। स्टार्ट एक सेल से हुआ था, अब हमारे पास मिलियन ऑफ सेल्स हैं। प्लांट की बॉडी को देखो, एनिमल की बॉडी को देखो, तो कितने ज्यादा सेल्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो वो एक सेल से डिवाइड हो के इतने ज्यादा सेल्स कैसे बन गए हैं, उस प्रोसेस को हम एक्चुअल में सेल डिवीजन कहते हैं। और वो एक सेल साइकिल वाले चैप्टर में हम उसको सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम सेल डिवीजन को स्टडी करते होते हैं बेटा। सेल डिवीजन का मतलब ये कि हमारे पास एक सेल से इतने ज्यादा सेल्स कैसे बन चुके हैं बॉडी में, सेल कैसे डिवाइड करता है, एक सेल से वो 2 में कन्वर्ट कैसे होता है, ठीक है। ये 2 मेथड्स होते हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे। एक है हमारे पास सेल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं ये माइटोसिस है। दूसरी हमारे पास एक टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। बच्चे माइटोसिस और मियोसिस ये सेल की डिवीजन के 2 मेथड हैं, ठीक है। सेल या तो हमारे पास माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा या सेल हमारे पास मियोसिस के थ्रू डिवाइड करता है। तो एक सेल 2 में कन्वर्ट होने के लिए जो मेथड यूज करता है वो हम इस सेल साइकिल वाले चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम माइटोसिस और मियोसिस के मेथड को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ। अच्छा चैप्टर नंबर जो 5 है वो हमारे पास है टिश्यू, ऑर्गन और साथ में ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब ये एक्चुअल में बेटा इन्होंने किया कि इस दफा की ये जो टॉपिक है टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, ये पुरानी बुक में फर्स्ट चैप्टर के अंदर उन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया और चैप्टर नंबर 5 के अंदर टिश्यू, ऑर्गन्स और एंड ऑर्गन सिस्टम ये इन्होंने चैप्टर अलग से हमें दे दिया चैप्टर नंबर 5 के नाम से। इसमें हम एक्चुअल में क्या स्टडी करते हैं बेटा, देखें यहाँ पे सेल हमने स्टडी की है। सेल के मिलने से आगे हमारे पास जो एक नई चीज बनती है उसको हम टिश्यू बोलते हैं। सेम टाइप ऑफ सेल्स जब मिलके सेम टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये एक टिश्यू बन चुका है। तो सेल के बाद इसी वजह से उन्होंने टिश्यू वाले चैप्टर को रखा हुआ है। टिश्यूज बेटा जब मिलते हैं तो आगे ऑर्गन्स बनते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमारा हार्ट है, हमारा लीवर, हमारे लंग्स हैं, किडनीज हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि टिश्यूज से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को स्टडी करेंगे। अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, किन के टिश्यूज, ऑर्गन्स, हम ये टिश्यू
हम प्लांट्स के अंदर स्टडी करेंगे कि प्लांट्स के टिश्यूज किस तरह के होंगे, एनिमल्स के टिश्यूज और ऑर्गन्स किस तरह से होंगे, ये हम चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करेंगे। यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के हम टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम हमारे पास क्या होता है, जैसे कि देखें बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है कोऑर्डिनेशन के लिए जो होगा, तो ये सारे एक्चुअल में हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 5 के अंदर टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। एक नई टर्म इन्होंने यहाँ पे ऐड की है, वो है होम्योस्टेसिस के नाम पे। होम्योस्टेसिस ये टॉपिक उन्होंने नया ऐड किया है, ये 10th क्लास में था। इससे पहले जो पुराना सिलेबस है हमारे पास, उसमें ये आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 था वहाँ पे होम्योस्टेसिस का टॉपिक पूरा एक चैप्टर दिया हुआ था। यहाँ पे उन्होंने ये 10th से उठा के 9th में चैप्टर नंबर 5 के अंदर होम्योस्टेसिस पे एक ब्रीफली एक्सप्लेन किया है उन्होंने यहाँ पे। तो हम ये भी इसमें देखेंगे। होम्योस्टेसिस एक्चुअल में ये होता है कि हमने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन करना होता है, आसपास हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ जाएं, लेकिन हमने अपनी बॉडी के सिस्टम को क्या करना होता है, मेंटेन रखना होता है। हम जैसे कि टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारी बॉडी में। अब आउटसाइड क्या होगा, कभी गर्मियों में हमारे पास ये 40-50s में चला जाता है, सर्दियों में ये क्या होता है कि हमारे पास 15 बिलो भी हो जाएगा इससे, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो 37 ही रहेगा। वो 37 एक्चुअल में इस होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही रहता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 बच्चे हमारे पास जो है ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ठीक है, ये चैप्टर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में 10th क्लास का था, बायोकेमिस्ट्री के नाम पे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। ये चैप्टर हमारे पास केमिस्ट्री में था 10th क्लास में। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 6 उन्होंने 9th की बायो में भी दिया हुआ है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम इसको बोल देते हैं, या बायोकेमिस्ट्री कह देते हैं, या ये बायोमोलिक्यूल्स के नाम पे भी जाना जाता है। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल्स बेटा क्या होते हैं, इसमें हम वो स्टडी करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअल में लाइफ बनाने वाले मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायो मीन लाइफ और मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमने उन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। वो कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे, वो हमारे पास हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, वो हमारे पास बेटा प्रोटीन हो सकती है। ठीक है, वो हमारे पास लिपिड्स हो सकते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखिए हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, उसकी बॉडी जो बनी होती है वो या तो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी होगी, या वो प्रोटीन से मिलके बनी होगी, या लिपिड्स होंगे, या न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड बच्चे हम कहते हैं जो डीएनए और आरएनए होगा उसको हम बोलते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड है। और आप देखते हैं हर पर्सन की बॉडी के अंदर डीएनए और आरएनए तो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर 7 एक्चुअल में जो है हमारे पास वो एंजाइम्स के रिलेटेड है। एंजाइम्स आपने 7-8 क्लासेस में कहीं ना कहीं इसका नाम सुना हुआ है। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स एक्चुअल में बेटा ये एक बायोकैटालिस्ट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहे होते हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शंस को एक्चुअल में ये कैटालाइज कर देते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम्स के बिना जो लाइफ है वो बिल्कुल सीज हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, केमिकल प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगे उसमें। तो इसी वजह से एंजाइम्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं। तो इस चैप्टर में हम एक्चुअल में क्या करेंगे, हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म क्या होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बॉडी में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शंस को बोल देते हैं कि हमारे पास ये मेटाबॉलिज्म है। इसके अलावा हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि एंजाइम अपनी वर्किंग कैसे करते हैं। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी हम देखेंगे इसमें। और हम इसमें क्या देखेंगे जी कि एंजाइम की फंक्शनिंग के ऊपर क्या क्या चीजें इफेक्ट कर सकती हैं। फैक्टर्स हम देखेंगे कि एंजाइम को जो काम करने से
रोक रहे होंगे या उसके फंक्शंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम इसमें फैक्टर्स भी स्टडी करेंगे जो कि एंजाइम के ऊपर फंक्शन परफॉर्म अपना जो उसको स्लो कर देते हैं या उसको इन्हांस करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे एंजाइम मैकेनिज्म, वो एंजाइम एक्टिविटी हमने देख ली है। इसके अलावा एंजाइम इनहिबिशन भी देखेंगे हम इसमें। एंजाइम इनहिबिशन मीन एंजाइम की फंक्शनिंग को प्रॉपर स्टॉप कर देना। इनहिबिट कर देना क्या होता है, किसी चीज को रोक देना। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो एंजाइम की फंक्शनिंग को स्टॉप कर देंगे। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब क्या होगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है बेटा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 जो है हमारे पास ये एक्चुअल में बायो एनर्जेटिक्स के नाम पे है। बायो एनर्जेटिक्स के नाम पे, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स का क्या मतलब होगा? बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनर्जेटिक्स मीन एनर्जी का प्रोसेस है ये। ठीक है, ये एनर्जी गिविंग प्रोसेस है कि देखें हमारी बॉडी में कितनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं। हम बात कर रहे होते हैं, हम चल फिर रहे होते हैं, हम जितने भी काम कर रहे होते हैं एक्चुअल में उन सभी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें एनर्जी चाहिए होती है। बॉडी के जितने भी फंक्शन उन सभी को परफॉर्म करवाने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, कैसे प्रोड्यूस होगी और कैसे बॉडी में यूटिलाइज होगी, वो सारी हम बायो एनर्जेटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि एनर्जी प्रोड्यूस किस तरह से हो रही है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं खुद भी, और कौन से हैं जो जस्ट यूटिलाइज कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते। तो इसमें एक तो हम एनर्जी करेंसी का काम देखेंगे। एनर्जी करेंसी मीन आपने सुना होगा, एटीपी का नाम सुना होगा। इसमें हम एटीपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एटीपी किस तरह से हमारी हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा हम इसमें क्या स्टडी कर सकते हैं बच्चे? इसके अलावा हम एक केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस के नाम से आप उसको पहले से ही जानते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप बहुत इससे पहले 7-8 क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस बच्चे प्लांट के अंदर एक होने वाला केमिकल रिएक्शन होता है जो प्लांट्स की बॉडी में होगा। ये हमारे लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लांट की बॉडी में फूड की प्रोडक्शन के एक प्रोसेस है जो कि हमारे पास है फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ये हम प्लांट्स के अंदर देखेंगे कि कैसे ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा। फिर इसके अलावा एक और केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम जानते हैं रेस्पिरेशन के नाम से बच्चे। सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी केमिकल रिएक्शन हम इसको देखेंगे। इसमें ये सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या होगा, ये बॉडी के अंदर होने वाला एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। एनर्जी की यूटिलाइजेशन का ये प्रोसेस है। एनर्जी जो एटीपी बन रही होती है एक्चुअल में वो हमें इस सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू दी जाएगी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला एक प्रोसेस होगा। इसको हम फर्दर डिटेल में देखेंगे कि कहाँ से ये एनर्जी बनेगी, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं और कितनी अमाउंट में ये एनर्जी बनेगी। वो एनर्जी जब खत्म हो जाएगी तो फिर दोबारा कैसे स्टार्ट किया जाएगा वो सारा काम। तो इस चैप्टर में हम डिटेल से वो पढ़ेंगे। चैप्टर 9 है स्टूडेंट्स हमारे पास। चैप्टर 9 है हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से। प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से चैप्टर नंबर 9 है। फिजियोलॉजी बचे हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होगा, ये हम ये कह सकते हैं कि बॉडी में होने वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस की स्टडी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे थोड़ी सी। हमारे पास ब्रांचेस में है ये फिजियोलॉजी, एक जिसमें हम देखेंगे कि बॉडी में मौजूद जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, वो ऑर्गन्स किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है ऑर्गन्स हैं वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट की फिजियोलॉजी की हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर होने वाले जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जो डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, वो एक्चुअल में किस तरह से चल रहे हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे प्लांट्स के अंदर होने वाले प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन है हमारे पास। देखिए प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे चलता है, हम इसमें स्टडी करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। न्यूट्रिशन के अलावा हमारे पास एक और प्रोसेस होता है जिसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का भी काम इसमें हम स्टडी करेंगे। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट? प्लांट्स हैं उनमें किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट हो रही होगी? प्लांट्स में बच्चे या तो देखें जो रूट्स होती हैं वो क्या करेंगी, सॉइल से वाटर को लेती हैं, लेकिन सॉइल से वो इतना ज़्यादा प्लांट की इतनी ज़्यादा हाइट हो बच्चे, उसके जो लीव्स वाले पोर्शन हैं वहाँ तक वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हमने इसमें डिटेल से पढ़ेंगे।
ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे जो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और केमिकल प्रोसेस होगा जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज ये एक्चुअल में क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था। अब ये 9th क्लास में उन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर गैसियस एक्सचेंज का एक टॉपिक रख दिया है, यानी कि प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। देखिए, प्लांट सांस लेने के लिए उनके पास लंग्स तो नहीं होते, लेकिन उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और ऑक्सीजन को वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो उनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होगा, यानी कि ऑक्सीजन को कैसे इन्वायरमेंट के अंदर भेजा जाएगा और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में कैसे वो कंज्यूम करेंगे, ये सारा प्रोसेस भी इस गैसियस एक्सचेंज वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 जो है हमारे पास ये रिप्रोडक्शन है। चैप्टर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अच्छा बेटा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये समझने के चैप्टर ये 10th क्लास का चैप्टर था, लेकिन अब उन्होंने इसको 9th क्लास में इन्वॉल्व किया हुआ है। सिंपल बात ये है कि बेटा रिप्रोडक्शन एक्चुअल में ये है कि कैसे प्लांट्स, एक प्लांट आगे डिवाइड हो गए, 2 प्लांट 3 प्लांट आगे प्लांट्स नए जो बन रहे होते हैं कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। प्लांट्स 2 मेथड से बेटा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो है एसेक्सुअल मेथड, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, दूसरा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। सिंपल ये समझने कि एसेक्सुअल मेथड किस तरह का होगा। एसेक्सुअल मेथड ऐसा होता है कि जिसमें प्लांट्स जो होंगे उनके ऊपर कोई सीड्स वगैरह नहीं होंगे, उनके सीड्स नहीं आते। ये एसेक्सुअल की सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने के जो सीड्स वाले प्लांट्स होते हैं, जिनके फ्रूट्स के अंदर सीड्स आ रहे होते हैं, समझने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 11 है, वो बायोस्टैटिस्टिक्स के नाम से है। बायोस्टैटिस्टिक्स हम ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास बायो कैसे अदर साइंसेज के साथ मिलके काम कर रही होती है, ये बायोस्टैटिस्टिक्स है। बायो और स्टैटिस्टिक्स दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप मैथमेटिक्स के रूल्स यूज करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये क्या चीज़ें होंगी, ये बायो में कैसे काम करेंगी, कैसे हेल्प करती हैं बायो में, वो आप इसमें चैप्टर नंबर 11 होगा उसमें देखेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स में। इसके अलावा एक और चीज़ उसमें बार चार्ट्स हम देखेंगे, डिफरेंट चार्ट्स बने होंगे। जैसे हम चार्ट्स के थ्रू कोई भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना, हम कुछ चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं कि मैंने डाटा बैठा दिया तो मैं चार्ट के फॉर्म में दिखा देता हूँ, तो ये जो है चार्ट्स के बारे में होगा इसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ओवरव्यू पूरी बुक का। इसमें 11 चैप्टर्स थे, मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स 1 बाय 1 करके। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और सारे लेक्चर्स हम देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें जरूर मेंशन कीजिएगा, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो तो हम आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।